Hello everyone, my name is Poonam Singh and welcome back to my channel Smart Study with RP। सो फ्रेंड्स, हम लोगों का चैप्टर चल रहा है सर्कुलेटरी सिस्टम, हिंदी में बोले तो परिसंचरण तंत्र, जिसमें परिसंचरण तंत्र में कौन कौन से पार्ट यानी कौन कौन से अंग पार्टिसिपेट करते हैं उसकी बात चल रही थी। ठीक है, जो मेरा पिछला वीडियो था उसमें हम लोगों ने सबसे पहले पार्ट ब्लड के बारे में बात करी थी। ब्लड में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे उसके बारे में बात हो चुकी थी। ब्लड कंपोजिशन की बात कर रहे थे तो उसमें मैंने प्लाज्मा के बारे में बात किया था पिछले वीडियो में। और जो दूसरा पार्ट होता है उसमें रुधिर कणिकाएं, उनमें से जो 3 सेल्स प्रेजेंट होती हैं, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स, इनमें से एरिथ्रोसाइट्स के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिटेल स्टडी करी है। आज का जो वीडियो है वो है ल्यूकोसाइट्स के बारे में। ठीक है, यानी कि जिसे क्या बोलते हैं WBC। सो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो स्वायत्त रुधिर कणिकाएं, हिंदी में क्या बोलेंगे, स्वायत्त रुधिर कणिकाएं। ठीक है, इंग्लिश में WBC का फुल फॉर्म वाइट ब्लड कार्पसेल्स। ठीक है, इनका ओरिजिनल नेम क्या है? ओरिजिनल नेम है ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, वाइट ब्लड कार्पसेल्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनका कलर कैसा होता है? वाइट होता है। कारण क्या है? इसमें हीमोग्लोबिन नहीं उपस्थित होता है, यानी हीमोग्लोबिन के अनुपस्थिति के कारण इनका रंग कैसा होता है? वाइट होता है। इसलिए इनको वाइट ब्लड कार्पसेल्स यानी श्वेत रुधिर कणिकाएं कहा जाता है। ठीक है, ओरिजिनल नेम जबकि क्या है? ल्यूकोसाइट्स। नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है, इनका कार्य क्या होता है? तो इनका कार्य होता है एलर्जी, इन्फेक्शन और रोगों से सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, आगे इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या 6000 से 10,000 पर mm³ होती है। ठीक है, कितनी होती है? 6000 से 10,000। ओके, आगे ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ पे सारे ही हैं बट ये देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि RBC और WBC का सेल्स हैं, इनका रेशियो कितना होता है? तो रेशियो है 600:1। ठीक है, यानी कि यदि किसी मनुष्य में RBC की संख्या 600 है तो WBC की कितनी होगी? 1। क्योंकि जो पिछला वीडियो था मैंने बताया था कि RBC की संख्या कितनी होती है, अगर मेल की बात करी जाए तो 50 से 55 लाख पर mm³ होती है, और फीमेल की बात करी जाए तो 40 से 45। ओके, ऐसा क्यों होता है कि मेल में RBC की संख्या अधिक होती है और फीमेल में कम होती है? उसका कारण है कि हीमोग्लोबिन की मात्रा जो होती है वो जो मेल होता है उसमें अधिक होती है और फीमेल में कम होती है। यही कारण है कि RBC की जो संख्या होती है ये भी फीमेल में कम और मेल में अधिक होती है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा कि RBC और WBC का रेशियो कितना होना चाहिए, कितना होता है? तो 600:1 होता है। ओके, अब आगे बात करते हैं। यहाँ मैंने संख्या की बात करी है, तो आगे WBC की संख्या, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है WBC की संख्या। देखिए, यदि WBC की संख्या कम हो जाए तो क्या होगा? तो हमें क्या हो जाएगा? ल्यूकोपीनिया हो जाएगा। यहाँ पे पीनिया का मतलब क्या है? कम होना। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जब RBC की संख्या कम हो जाती है तो क्या होता है? उससे एरिथ्रोपीनिया होता है। मतलब इसको क्या बोलते हैं? एनीमिया बोलते हैं सामान्यतः। ठीक है, वैसे यहाँ पे यदि WBC की संख्या कम हो जाए तो क्या होता है? ल्यूकोपीनिया। पीनिया एक प्रकार का लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है कमी होना। ठीक है, आगे अधिक हो जाता है तब क्या होता है? तो ल्यूकोसिथेमिया। मैंने उसमें भी बताया था, जो RBC की संख्या जब बढ़ जाती है तब क्या होता है? पॉलीसिथेमिया होता है। वैसे ही जब WBC की संख्या बढ़ जाती है तब क्या होता है? ल्यूकोसिथेमिया होता है। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा हानिकारक तब हो जाता है जब WBC की संख्या आवश्यकता से अधिक हो जाए, बहुत ही ज़्यादा अनियंत्रित वृद्धि हो जाए। ठीक है, तब क्या होता है? तब होता है ब्लड कैंसर। ठीक है, जिसे मेडिकल नेम में क्या बोला जाता है? ल्यूकेमिया बोला जाता है। क्या? ल्यूकेमिया। ओके, देखिए, कैंसर क्या होता है? किसी भी सेल का अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो जाना, यानी किसी भी सेल में अगर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो गई, अनियंत्रित वृद्धि हो गई तो वो कैंसर का रूप धारण करेगा। वैसे ही यहाँ पे है, अगर WBC की संख्या में अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो जाएगी तो वो क्या किसका निर्माण करेगा? ब्लड कैंसर का। ठीक है, और ये जो ब्लड कैंसर है इसको मेडिकल नेम में ल्यूकीमिया बोला जाता है। ओके,
अब आगे बात करते हैं। मैंने लिखा है कि WBC का जीवन काल कितना होता है, तो यहाँ पे लिखा है 12 से 13 डेज। हो सकता है किसी को थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है, चौंक गए होंगे 12 से 13 डेज कैसे हो सकता है, तो ये भी सही है। यहाँ पे NCERT में 12 से 13 डेज भी दे रखा है। अगर ये ऑप्शन बेस्ड करना, ठीक है, अगर एक जो पेपर है उसमें 4 से 5 दिया है तो भी सही है, अगर 4 से 5 ना दे के 12 से 13 दिया है तो भी सही है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे WBC में केंद्रक उपस्थित होता है। और जो पिछला वीडियो मेरा था उसमें मैंने बताया था कि जो RBC होती है उसमें केंद्रक उपस्थित नहीं होता, और केंद्रक के साथ साथ उसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी उपस्थित नहीं होती है। माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होने के कारण उसमें जो रेस्पिरेशन होता है यानी श्वसन होता है, यानी जो RBC श्वसन करती हैं, वो सेल जो श्वसन करती है वो श्वसन कैसा होता है, अनाक्षी श्वसन होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, जबकि यहाँ देखा जाए तो यहाँ पे केंद्रक उपस्थित होता है। ओके, अब आगे बात करते हैं WBC के प्रकार के बारे में। तो मेनली 2 टाइप के होते हैं, ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि टोटल कितने प्रकार के WBC होती है, तो 5 प्रकार की होती हैं, और मुख्यतः पूछा जाए तो सिर्फ 2 ही होती हैं। वो 2 कौन कौन सी है, बात करते हैं। देखिए, पहली है कंटिका में स्वायत्त रुधिर कणिका, और दूसरी है कंटिका रहित स्वायत्त रुधिर कणिका। इंग्लिश में बोले तो कंटिका में स्वायत्त रुधिर कणिका को क्या बोलते हैं, ग्रैनुलोसाइट्स, ठीक है, और कंटिका रहित स्वायत्त रुधिर कणिका को क्या बोलते हैं, ए ग्रैनुलोसाइट। साइंस में यदि कहीं पर ए लिखा हुआ है, यानी कि किसी भी वर्ड के आगे यदि ए लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, अब्सेंस, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा है, ए ग्रैनुलोसाइट। देखिए, जो पहली है कंटिका में स्वायत्त रुधिर कणिका यानी ग्रैनुलोसाइट जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, इसका मतलब क्या है, जो ये सेल है ना, इसके सरफेस पे छोटे छोटे दाने प्रेजेंट होंगे, इसलिए इसको बोला जाता है कंटिकामय। ओके, और इसकी बात करें कंटिका रहित, यानी इसमें क्या है, इसकी सरफेस पे छोटे छोटे दाने नहीं प्रेजेंट होंगे। मीन्स दैट इसका मतलब क्या हो, इसकी सरफेस कैसी होगी, चिकनी होगी, इसलिए इसको बोला जाता है ए ग्रैनुलोसाइट। हिंदी में बोले तो कंटिका रहित स्वायत्त रुधिर कणिका, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं। जो पहला है कंटिका में स्वायत्त रुधिर कणिका यानी कि जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ग्रैनुलोसाइट, ये कितनी प्रकार की होती, ये 3 प्रकार की होती। कौन कौन सी है, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स, ठीक है। इसका कितना पार्ट होता है, 60 से 70 पार्ट। बेसोफिल्स का 0 से 5% होता है, और इओसिनोफिल्स का कितना, 2 से 3%, ठीक है। यहाँ बात करेंगे चौथा मोनोसाइट्स, जिसका परसेंट कितना होता है, 3 से 8%, और जो 5वां है लिम्फोसाइट, जिसका परसेंट होता है 20 से 25%, ठीक है। अब देखिए ये जो पांचों हैं, ठीक है, जो ग्रैनुलोसाइट है ये 3 प्रकार की सेल से मिलकर बनी होती है, और इसकी बात करें ए ग्रैनुलोसाइट, ये कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट्स। अगर इन जो सारी सेल्स हैं इनको सारी WBC को जोड़ेंगे तो टोटल हो जाएंगी 5। इसलिए हम बोल रहे थे यदि पूछा जाए WBC की संख्या कितनी होती है टोटल, तो 5 होती है। मेनली मुख्यतः पूछा जाए तो 2 होती हैं, ठीक है। अब देखिए इन सब के बारे में एक एक करके बात करते हैं। जैसे सबसे पहला है न्यूट्रोफिल्स। इसका स्पेसिफिक कैरेक्टर या इससे इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट है वो ये है, पूछा जाता है कि ब्लड में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली, सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली WBC कौन सी है, वो है न्यूट्रोफिल्स। इसका परसेंट देख रहे हैं कितना है, 60 से 70% है, ठीक है। अब आगे बेसोफिल्स की बात करें तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाले WBC कौन सी है, वो है बेसोफिल्स, और इसका परसेंट कितना है, 0 से 5%, ओके। अब आगे बात करते हैं इओसिनोफिल्स, ठीक है। इसका जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इससे क्या पूछा जाता है, तो जो इओसिनोफिल्स है ना, इससे ये क्या करती है, एलर्जी और इन्फेक्शन से हमें बचाती हैं, ठीक है। अगर इनकी मात्रा प्रॉपर है हमारे शरीर में तो ये हमें एलर्जी और इन्फेक्शन से बचाएंगी, ओके। हमें कोई भी इन्फेक्शन नहीं होगा, ओके। अब यहाँ जो दूसरा है कंटिका रहित स्वायत्त रुधिर कणिका, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में ए ग्रैनुलोसाइट, ये 2 प्रकार की होती हैं। पहली है मोनोसाइट, दूसरी है लिम्फोसाइट, ठीक है। अब मोनोसाइट्स की बात करें, इसमें क्या पूछा जाता है, तो पूछा जाता है सबसे बड़े आकार की, ये थी सर्वाधिक मात्रा में न्यूट्रोफिल्स। जो मोनोसाइट है वो क्या है, सबसे बड़े आकार की WBC है। तो पूछा जाता है कि हमारे ब्लड में सबसे बड़े आकार की WBC कौन सी है, तो वो है मोनोसाइट्स, ओके। आगे लिम्फोसाइट्स की बात करते हैं। लिम्फोसाइट्स क्या है,
ये सबसे छोटे आकार की WBC है। तो पूछा जाता है कि ब्लड में सबसे छोटे आकार की WBC का नाम क्या है? वो है लिम्फोसाइट्स। और इसका मुख्यतः काम क्या होता है? तो मेनली इसका वर्क होता है इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। ठीक है, अब देखिए ये सारी चीज़ें तो हो गई कि हाँ WBC के बारे में जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट, थोड़ा सा एडिशनल जानकारी ले लेते हैं। आपको बहुत अच्छा लगेगा जब ये चीज़ आगे पढ़ोगे कि अच्छा जो लिम्फोसाइट्स है ऐसे हेल्प करती है हमारी इम्यूनिटी में, ऐसे हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलिए वो एडिशनल जानकारी क्या है उसे देखते हैं। देखिए जो लिम्फोसाइट्स है ना वो स्टार्टिंग में इमैच्योर होती है और हमें ये करती क्या है? इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। तो ज़रूरी है कि इम्यूनिटी प्रोवाइड करे तो ज़रूरी है कि पहले ये मैच्योर तो हो जाए, परिपक्व तो हो जाए, तभी तो इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगी। ये तो इमैच्योर है, अपरिपक्व है। तो कैसे ये परिपक्व होती है ये जानते हैं। देखिए दूसरा पॉइंट इसमें मैंने लिख रखा है, मनुष्य का आर्मी कहा जाता है। आर्मी क्या करती है? हमारे देश की सुरक्षा करती है, जिससे हम लोग की रक्षा भी होती है। तो उसी प्रकार ये लिम्फोसाइट्स जो हैं वो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, जिससे हम रोगों से लड़ पाते हैं, क्षमता हमारे अंदर डेवलप होती है। तो ये क्या है? एक प्रकार की आर्मी है हमारी बॉडी की, तो इसीलिए इसको बोला जाता है मनुष्य का आर्मी। ओके, अब इसकी ट्रेनिंग कैसे होती है? ये इमैच्योर होती है तो ज़रूरी है इसको ट्रेनिंग दी जाए, तभी तो ये रक्षा कर पाएगी। तो इसकी ट्रेनिंग कहाँ होती है? देखिए लिम्फोसाइट्स की ट्रेनिंग जो होती है दो जगह होती है, पहली थाइमस ग्लैंड और दूसरी बोन मैरो। ठीक है, जिस लिम्फोसाइट्स की ट्रेनिंग थाइमस ग्लैंड में होती है उसको बोला जाता है टी लिम्फोसाइट्स। ओके, और जिसकी ट्रेनिंग बोन मैरो में होती है उसको बोला जाता है बी लिम्फोसाइट्स। तो आपने ये दोनों नाम तो ज़रूर सुना होगा कि टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स। आज आपको पता भी चल गया होगा कि इनका नाम टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स क्यों रखा गया है। ओके, तो समझ में आ गया होगा कि टी लिम्फोसाइट्स क्यों बोला गया है, क्योंकि इनकी ट्रेनिंग जो है वो थाइमस ग्लैंड में होती है। और बी लिम्फोसाइट्स क्यों रखा गया है? क्योंकि इनकी ट्रेनिंग बी लिम्फोसाइट्स में भी होती है। ओके, थोड़ा सा थाइमस ग्लैंड के बारे में जान लेते हैं। थाइमस ग्लैंड जो है ना वो कहाँ प्रेजेंट होती है? तो हमारे जो फेफड़े होते हैं उनके जस्ट थोड़ा सा ऊपर प्रेजेंट होती है। ये थाइमोसिन हार्मोन का फॉर्मेशन करती है, जो कि क्या करता है? इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है हमें। और यही एक ऐसी ग्लैंड है जो हमारे जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, यानी जैसे जैसे हमारी एज होती जाती है वैसे वैसे ये गायब हो जाती है। और यही कारण है क्योंकि ये हमें क्या कर रही है? इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रही है। यही कारण है कि बच्चों के कंपैरिजन में बूढ़ों में जो इम्यून सिस्टम होता है वो कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि ये ग्लैंड ही ख़त्म हो जाती है, धीरे धीरे गायब भी हो जाती है। तो कैसे इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करेगी? ठीक है, क्योंकि यहीं पे इस लिम्फोसाइट्स की ट्रेनिंग दी जा रही है। और जब ट्रेनिंग देने वाला ही नहीं है तो आगे ये इम्यून सिस्टम कैसे प्रोवाइड करेगा? ठीक है, अब देखते हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये कैसे ट्रेनिंग देते हैं, लिम्फोसाइट्स में कैसे ट्रेनिंग होती है। तो देखिए जो थाइमस ग्लैंड है वहाँ पे लिम्फोसाइट को ट्रेनिंग दी जाती है। और जिस लिम्फोसाइट को यहाँ पे थाइमस ग्लैंड में ट्रेनिंग दी जाती है उसको क्या बोलते हैं? टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, जो ये टी लिम्फोसाइट्स है ये क्या है? 4 प्रकार के सेल से मिलकर बना होता है। वो 4 प्रकार की सेल कौन कौन सी होती है? पहली हेल्पर टी सेल्स। क्या नाम है पहली का? हेल्पर टी सेल्स। ठीक है, दूसरी का नाम है किलर टी सेल्स, और जो तीसरी का नाम है सब प्रेशर टी सेल्स, और जो चौथी है उसका नाम क्या है? मेमोरी टी सेल्स। ओके, इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ने से पहले इसको पूरा रिकॉल कर लेते हैं, फिर इसको बताते हैं कैसे ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगी। ठीक है, एक बार पूरा रिकॉल कर लेते हैं। देखिए जो श्वेत रुधिर कणिकाएँ हैं इनको इंग्लिश में WBC बोला जाता है। अगर पूरे फुल फॉर्म की बात करें जाए तो वाइट ब्लड कार्पसेल्स। ठीक है, जबकि इनका ओरिजिनल नेम क्या है? ल्यूकोसाइट्स। ओके, इनका कलर कैसा होता है? सफ़ेद होता है। उसका कारण क्या है? यहाँ पे हीमोग्लोबिन अनुपस्थित होता है। इनका कार्य क्या है? एलर्जी, इन्फेक्शन, रोगों से सुरक्षा प्रदान करना। ओके, संख्या की बात करी जाए तो 6000 से 10,000 पर mm³ होती है इनकी संख्या। रेशियो इंपॉर्टेंट है, RBC WBC का रेशियो कितना होता है? तो 600 रेशियो 1, यानी कि यदि किसी इंसान में यदि कोई भी मानो उसमें RBC की संख्या 600 है, WBC की कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। इसका कारण क्या है? क्योंकि RBC की संख्या ज़्यादा होती है, WBC की संख्या यहाँ देख ही रहे हैं 6000 से 10,000 के बीच में है। अब WBC की संख्या की बात करिए तो थोड़ा सा देख लेते हैं। यदि WBC की संख्या बढ़ जाए तब क्या होगा? तो
पहले कम देख लेते हैं, फिर बढ़ के बारे में बात करते हैं। तो WBC की संख्या यदि कम हो जाए तब क्या होगा, तो वो होगा ल्यूकोपीनिया नामक रोग होगा। यदि अधिक हो जाएगी तो ल्यूकोसिथेमिया हो जाएगा। यहाँ भी उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा हमारी बॉडी को, थोड़ा सा इम्यून सिस्टम डामाडोल होगा, लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। लेकिन जब एक आवश्यकता से अधिक अनियंत्रित ग्रोथ हो जाए, WBC की बहुत ही ज़्यादा मात्रा हो जाए, ठीक, तब क्या होगा, तब हमें हो जाएगा ब्लड कैंसर, जिसे मेडिकल नेम में क्या बोला जाता है, ल्यूकीमिया बोला जाता है। ठीक है, ल्यूकीमिया में क्या है, यानी कि WBC की जो मात्रा है वो बहुत ही ज़्यादा हो गई। और कैंसर का मतलब ये होता है कि किसी भी सेल में अगर अनियंत्रित ग्रोथ हो जाए, बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है, तो वही कैंसर हो जाता है। सेम यही चीज़ यहाँ पर है कि WBC की मात्रा अगर बढ़ गई तो क्या होगा, ब्लड कैंसर हो जाएगा हमें। और ब्लड कैंसर कैसे होता है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, मेडिकल नेम में ल्यूकीमिया बोला जाता है। आगे मैंने लिखा है जीवन काल, 12 से 13 डेज भी सही है और 4 से 5 भी सही है, ऑप्शन बेस्ड आप करना। ठीक है, आगे WBC में केंद्रक उपस्थित होता है, RBC में नहीं था। ओके, WBC के प्रकार की बात करें, 2 प्रकार के, ग्रैनुलोसाइट, ए ग्रैनुलोसाइट। ग्रैनुलोसाइट का मतलब क्या है, यहाँ पे इसकी सरफेस पे छोटे छोटे दाने प्रेजेंट होंगे, और ए ग्रैनुलोसाइट का मतलब है इसकी सरफेस कैसी होगी, चिकनी होगी, कोई भी दाना नहीं प्रेजेंट होगा। ग्रैनुलोसाइट्स के टाइप की बात करी जाए, कौन कौन से सेल होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और इओसिनोफिल्स। सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली कौन सी सेल है या कौन सी WBC है, वो है न्यूट्रोफिल्स। सबसे कम मात्रा में पाई जाने वाली WBC बेसोफिल्स। ठीक है, और मेनली इओसिनोफिल्स का काम क्या होता है, एलर्जी इन्फेक्शन से हमको बचाना। ओके, अब यहाँ पे कंटिकाराइज श्वेत रुधिर कणिका की बात करते हैं, यानी कि ए ग्रैनुलोसाइट इंग्लिश में बोले तो। ये 2 प्रकार की है, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। ठीक है, मोनोसाइट जो है वो सबसे बड़े आकार की WBC है और लिम्फोसाइट सबसे छोटे आकार की WBC है। लिम्फोसाइट्स का मेनली वर्क क्या होता है, तो इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। इम्यूनिटी ये प्रोवाइड कैसे करती है, तो ये स्टार्टिंग में क्या होती है, इमेच्योर होती है। ठीक है, और ये हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, तो ज़रूरी है ये मैच्योर है तभी तो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगी। तो इसको क्या किया जाता है, प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, तब जाके ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, आर्मी कहा जाता है। मनुष्य के शरीर का आर्मी किसे बोला जाता है, लिम्फोसाइट्स को बोला जाता है। ठीक है, इसकी ट्रेनिंग कहाँ कहाँ होती है, 2 जगह होती है, पहली थाइमस ग्लैंड में और दूसरी बोन मैरो में। जिस लिम्फोसाइट की ट्रेनिंग थाइमस ग्लैंड में होती है उसको टी लिम्फोसाइट बोलते हैं, और जिस लिम्फोसाइट्स की ट्रेनिंग बोन मैरो में होती है उसको बी लिम्फोसाइट्स बोलते हैं। ओके, अब जो थाइमस ग्लैंड के बारे में थोड़ा मैंने बताया कि ये फेफड़ों के थोड़ा सा ऊपर उपस्थित होती है, और ये थाइमोसिन नामक हार्मोन का निर्माण करती है, जो कि क्या करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। और यही एक ऐसी ग्लैंड है जो जैसे जैसे हमारी एज होती जाती है वैसे वैसे गायब होती जाती है। और यही कारण है कि जब हम एडल्ट होते हैं, बच्चे होते हैं, तब हमारा इम्यून सिस्टम फिर भी ठीक ठाक होता है, अच्छा होता है। लेकिन जब बूढ़ों की बात करी जाए तो वहाँ पे उनका इम्यून सिस्टम कैसा हो जाता है, तो बहुत ही कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, कारण क्या है, ये गायब ही हो जाती है धीरे धीरे। और अब देखिए आगे बात करते हैं। मैंने बोला कि लिम्फोसाइट की ट्रेनिंग होती है थाइमस ग्लैंड में, बोन मैरो में। ठीक है, थाइमस ग्लैंड में जिसकी ट्रेनिंग होती है टी लिम्फोसाइट बोलते हैं, बोन मैरो में बी लिम्फोसाइट। अब कैसे ट्रेनिंग होती है, तो टी लिम्फोसाइट्स जो हैं वो 4 प्रकार की सेल से मिलकर बनी है। कौन कौन सी, हेल्पर टी सेल्स, किलर टी सेल्स और सब प्रेशर टी सेल्स एंड मेमोरी टी सेल्स। अब आगे बात करते हैं कि ये कैसे वर्क करती हैं। देखिए मैंने बताया जो लिम्फोसाइट सेल है, लिम्फोसाइट्स, ठीक है, इसको ट्रेनिंग कहाँ दी जाती है, 2 जगह दी जाती है। एक है थाइमस ग्लैंड, दूसरी है बोन मैरो। ओके, इसको बोलते हैं टी लिम्फोसाइट्स और इसको बोलते हैं बी लिम्फोसाइट्स। जहाँ पे इसकी ट्रेनिंग होती है इसको बोलते हैं बी लिम्फोसाइट्स। ओके, अब देखिए ये 4 प्रकार की सेल्स से मिलकर बना होता है।
पहली सेल मैंने बताया हेल्पर टी सेल, टी मतलब थाइमस, ठीक है, टी सेल। और दूसरी कौन सी है? तो दूसरी है किलर टी सेल्स। और जो तीसरी है वो कौन सी है? तो वो है सप्रेशर। और चौथी है मेमोरी टी सेल्स। देखिए अब ये वर्क कैसे करती हैं। देखिए जो हेल्पर टी सेल है ना, ये क्या करती है, फॉरेन पार्टिकल यानी बाहर से जो भी एंटीजन आया है उसको पहचानने का वर्क करती है। ये हेल्पर टी सेल क्या करती है, पहचानने का वर्क करती है। और ये सेल ना हमेशा एक्टिव होती है, हमारी बॉडी में घूमती रहती है पूरी बॉडी में, ठीक है, हमेशा एक्टिव रहती है। इसका कारण क्या है, इसका काम ही कुछ ऐसा होता है कि बाहर से जो भी एंटीजन आया है ना उसको पहचानने का वर्क करती है, ठीक है। तो ये कैसी होती है, सदैव ऑलवेज एक्टिव, ठीक है, हमेशा एक्टिव होती है। उसका कारण क्या है, ये क्या करती है, एंटीजन को, जो भी बाहर से एंटीजन आया है उसको पहचानने का वर्क करती है। यानी इसका काम क्या होता है, पहचानना, इसका काम है पहचानना। और किसको, एंटीजन को, ठीक है, जो भी फॉरेन पार्टिकल आया है उसको पहचानने का काम करती है। देखिए और ये सारी कैसी होती है, इनएक्टिव होती है, ये सारी इनएक्टिव होती है और ये हमेशा एक्टिव होती है। जब भी कोई बाहर से फॉरेन पार्टिकल आता है हमारी बॉडी में तो ये जो हेल्पर टी सेल होती है ना उसको पहचानती है, ठीक है। जब वो पहचान लेती है उसके बाद एक हार्मोन का सेक्रेशन करती है, ठीक है। वो हार्मोन कौन सा है, तो वो है लिम्फोकाइनिन, नाम है उसका लिम्फोकाइनिन हार्मोन, ठीक है। क्या नाम है, लिम्फोकाइनिन हार्मोन। जो हेल्पर टी सेल है, जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में प्रवेश करता है तो ये करती क्या है, उसको पहचानने का काम करती है। और पहचानने के बाद एक प्रकार के हार्मोन का निर्माण करती है। उसका नाम क्या है, उसका नाम है लिम्फोकाइनिन। और ये लिम्फोकाइनिन जो ये किलर टी सेल्स, सप्रेशर टी सेल्स, मेमोरी टी सेल्स हैं, इनको एक्टिवेट करने का काम करता है। ये होती कैसी है, इनएक्टिव फॉर्म में होती है। और इनको एक्टिवेट करने का काम कौन करता है, ये हार्मोन, ठीक है, एक्टिवेट करता है। किसको, इनको करता है, इन सेल्स को। अब देखिए हेल्पर टी सेल्स का काम मैंने क्या बताया, जो भी फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में प्रवेश किया उसको उन्होंने क्या किया, पहचाना, ठीक है। और जो किलर टी सेल्स होती हैं ये क्या करती हैं, तो जो भी फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में प्रवेश किया उसको किल करने का काम करती हैं। अब ये किल कैसे करेंगी, तो जो भी फॉरेन पार्टिकल है ना उसमें छेद कर करके उसको क्या करती हैं, मार डालती हैं, ठीक है। अब देखिए जब वो फॉरेन पार्टिकल मर जाता है, जो भी एंटीजन हमारी बॉडी में प्रवेश किया जब वो मर जाता है तो ज़रूरी है कि इसको इनएक्टिवेट कर दिया जाए, है ना। तब ये जो सप्रेशर सेल होती है, सप्रेशर टी सेल्स होती हैं, ये क्या करती हैं, इसको इनएक्टिव करती हैं ताकि ये अब अपना काम बंद कर दे, ठीक है। तो इसको इनएक्टिवेट करने का काम कौन करता है, तो ये करती हैं सप्रेशर सेल, ठीक है। अब ये मेमोरी सेल्स क्या करती हैं, तो ये ना थर्ड एम्पायर की तरह ये सारा प्रोसेस देखती रहती हैं। कौन सी सेल, मेमोरी टी सेल। और ये सारी यादें संजो के रखती हैं। अच्छा ये एंटीजन हमारी बॉडी में है उसको अच्छे से पहचान लेती हैं। अब पहचानने के बाद क्या करती हैं, हमारी बॉडी को उस एंटीजन के प्रति इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। तो इनका काम क्या है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। जो भी एंटीजन आया है उसके प्रति इम्यूनिटी प्रोवाइड करना मेमोरी टी सेल्स, यानी ये याद रखती है और हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड कर देती है उस एंटीजन के प्रति। ऐसा ये क्यों करती हैं, इसलिए करती हैं ताकि जब भी वो एंटीजन हमारी बॉडी में प्रवेश करे तब हेल्पर टी सेल्स प्रेजेंट रहे ना रहे, किलर टी सेल्स प्रेजेंट रहे ना रहे, सप्रेसर टी सेल्स प्रेजेंट रहे ना रहे।
मेमोरी टी सेल्स इम्यूनिटी प्रोवाइड कर देती है, ताकि जब भी वो एंटीजन हमारी बॉडी में प्रवेश करे तो इन सेल्स का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ऑटोमेटिक वो मर जाएगा, क्योंकि उसके प्रति हमारे बॉडी जो हमारा शरीर है उसके अंदर लड़ने की क्षमता हो गई है, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इम्यूनिटी प्रोवाइड कर दिया। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ये लिम्फोसाइट्स किस प्रकार हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। एक बार और रिकॉल कर लेते हैं। देखिए, जो लिम्फोसाइट्स होता है इसको दो जगह ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है। पहली चीज़ ये जानिए, ये सक्रिय नहीं होता है, ठीक है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है। तो ज़रूरी है इसका एक्टिवेट होना, तभी तो ये हमारी बॉडी को क्या करेगा, इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा। तो एक्टिवेट ये कहाँ होता है, ये थाइमस ग्लैंड और बोन मैरो में होता है, दो जगह, जहाँ पे जो पहला थाइमस इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। तो जो पहला पार्ट है थाइमस ग्लैंड, जिस लिम्फोसाइट की ट्रेनिंग थाइमस ग्लैंड में दी जाती है, यहाँ पे मैं ट्रेनिंग लिख दूँ तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, ट्रेनिंग, ठीक है। जिस लिम्फोसाइट की ट्रेनिंग टी लिम्फोसाइट्स में दी जाती है, ठीक है, सॉरी, थाइमस ग्लैंड में दी जाती है, उसको टी लिम्फोसाइट्स बोलते हैं। और जिस लिम्फोसाइट की ट्रेनिंग बोन मैरो में दी जाती है उसको बी लिम्फोसाइट्स बोलते हैं। अब जो ये टी लिम्फोसाइट्स हैं, इसकी बात करी जाए तो ये 4 प्रकार के सेल से बना होता है। हेल्पर टी सेल्स, किलर सेल्स, सप्रेशर और मेमोरी टी सेल्स, ठीक है। हेल्पर टी सेल्स हमेशा एक्टिवेट रहते हैं, ये पूरी बॉडी में हमारे घूमते रहते हैं, ठीक है। जब भी कोई बाहर से एंटीजन हमारी बॉडी में प्रवेश करता है तो ये उसको पहचानते हैं, और पहचानने के बाद क्या करते हैं, एक प्रकार के हार्मोन का सक्रीशन करते हैं जिसका नाम है लिम्फोकाइनिन, ठीक है। ये लिम्फोकाइनिन जो आगे की सेल हैं, किलर सेल, सप्रेशर, मेमोरी, इनको क्या करती है, एक्टिवेट करने का काम करती है। तो ये हार्मोन इनको एक्टिवेट करता है। और ये जो किलर सेल है, ये इन्होंने तो क्या किया, जो एंटीजन बाहर से आया उसको पहचाना, और किलर सेल क्या करती है, उसको किल करने का काम करती हैं। किल कैसे करती है, छेद कर करके उसको मार डालती हैं। और जब वो एंटीजन मर जाता है तो ज़रूरी है कि इसको इनएक्टिवेट कर दिया जाए। तो इनएक्टिवेट करने का काम कौन करती है, तो ये सप्रेशर टी सेल करती हैं। ये किसको इनएक्टिवेट करती है, किलर टी सेल को इनएक्टिवेट करती है। और ये सारा प्रोसेस मेमोरी टी सेल्स देखती रहती है, ठीक है। और ये करती क्या है, अच्छे से सारी यादों को संजो के रखती है। उसके बाद ये हमारे बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, जिससे क्या होता है कि जब भी वो एंटीजन हमारी बॉडी में प्रवेश करता है तो हमें कुछ नहीं होता है। क्यों, क्योंकि हम उस एंटीजन, जो हम बाहर से जो भी एंटीजन आया है उसके प्रति हमारी बॉडी में लड़ने की क्षमता डेवलप हो गई है। समझ में आया। तो आपने एक नाम सुना होगा, वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन में यही किया जाता है, ठीक है। जिस चीज़ का वैक्सीनेशन किया जाता है उसका मतलब ये नहीं कि वो रोग हुआ है हमें, ठीक है, इसलिए किया जाता है ताकि उस रोग से लड़ने की क्षमता डेवलप हो जाए हमारी बॉडी में, ठीक है। और वो क्षमता कैसे डेवलप होती है आपको समझ में आ गया होगा, लिम्फोसाइट्स, ठीक है, कैसे ट्रेनिंग होती है, सारा प्रोसेस। ये था हमारा आज का वीडियो। कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। बहुत सारे कमेंट्स करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर भी करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और भी बेस्ट करें। इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा थ्रोम्बोसाइट्स के बारे में, मतलब प्लेटलेट्स के बारे में, ओके। कैसा लगा ज़रूर बताएं। और हाँ, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट भी करें, और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।